ओके जी, तो हमारी आज जो क्लास है वो हमारी 10वीं क्लास है। 10 नंबर क्लास हमारे पास स्टार्ट होने जा रही है। डे 10 हमारी है मैथमेटिक्स, हमारा सब्जेक्ट है। और हमारी डिस्कशन चल रही हैं क्लास, यानी जो जुमात है वो है क्लास 6th। इसमें हम 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी, 5 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं इसकी कॉपीज़ बना लूँ ताकि इसमें हमारे पास मज़ीद स्लाइड्स बन जाए। कंट्रोल डुप्लिकेट हो गया जी, 32 स्लाइड्स बन गए ताकि आसानी हो। तो 5 चैप्टर्स में अभी तक किसी को कहीं पे मसले हों तो वो तो आप लोग मेरे साथ शेयर भी कर रहे हैं। और व्हाट्सएप को ऑफ कर दो। अच्छा, आज हमारी जो क्लास है 5 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 6। कौन सा है? चैप्टर नंबर 6। चैप्टर या फिर यूनिट नंबर 6 यूनिट हमारे पास स्टार्ट होने जा रही है। और ये किस चीज़ के हवाले से है? ये है पैटर्न्स के हवाले से एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हवाले से। समझ आ गई आप लोगों को? आज हम पढ़ेंगे पैटर्न्स और उसके बाद हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अच्छा, किसी को कोई आइडिया है पैटर्न किस चीज़ को बोलते हैं? पैटर्न को किस चीज़ को बोलते हैं? एनीवन प्लीज़ आंसर मी। पैटर्न के बारे में किसी को कोई भी आइडिया हो, कोई इन्फॉर्मेशन जनरल आपके पास हो तो आप मुझे बताएं कि पैटर्न किस चीज़ को बोलते हैं। इसका जो नाम है पैटर्न, इससे हमारा क्या मुराद है? एनीवन प्लीज़ आवाज़ दें। पैटर्न किस चीज़ को बोलते हैं? जिस चीज़ को हम पैटर्न बोलते हैं तो पैटर्न से हमारा क्या? जी, आवाज़ यूज कम। करते हैं जी जी। किसी खास तरतीब के लिए। वर्ड्स को, अल्फाबेट्स को एक खास तरतीब बस देना। मुझे जो आपसे लफ्ज़ चाहिए था वो था तरतीब। खास तरतीब हम देते हैं ना। मुझे ये लफ्ज़ आपसे सुनना था एग्जैक्टली जब हम किसी चीज़ को किसी ख़ास तरतीब के साथ लेके तो उसको पैटर्न बोलते हैं। आप कंसिडर कर लें, इस पर बात थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि 6th क्लास में ये इंतहाई अहम है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ये आगे की क्लास में आएंगी और वहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन्स, हार्मोनिक मीन्स, ये अगली क्लासेस में, ये ज़्यादातर 11 और 12 क्लासेस में है, लेकिन फिर भी 10 क्लास तक, 8 क्लास तक इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन्स और उसके अलावा एक है एरिथमेटिक मीन। इस तरह के नाम हैं। ठीक है जी, एरिथमेटिक मीन। और इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास एक पैटर्न गिवन होती है। लेट सपोज सादा सी और सिंपलेस्ट पैटर्न हमारे पास है 1 2 3 डैश। यहाँ पर क्या आएगा? 5 6। यहाँ पर अब हम क्या लगाएंगे? 4। क्लास 6 में इस तरह की बातें हैं तो इस चीज़ में हमें नहीं पढ़ना। ये बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 6 में जो यूनिट 1 है, एक्सरसाइज 6.1 है, वो आपको कुछ पैटर्न्स गिवन हैं और आपसे पूछते हैं इसमें जो नेक्स्ट टर्म है वो बता दो। अच्छा, पैटर्न में एक चीज़ समझ लो, बस सिंपल सी बात है। पैटर्न में जो चीज़ आपने समझनी है वो एक होती है उसमें पोजीशन। पोजीशन को आपने नोट करना है, पोजीशन। एक हमारे पास होती है टर्म
ठीक है जी, मतलब जो रुकन है वो कौन सा होता है, इसमें हम इस पर बात करते हैं। एक हमारे पास होती है रूल। अभी अगर आप सबसे मैं पूछ लूँ कि ये जो पैटर्न बना है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये इसमें आप मुझे पोजीशन भी बताएं, टर्म भी बताएं और रूल भी बताएं। एनीवन इस पूरे डिस्कशन पर चैप्टर नंबर 6 से ये जो 6.1 एक्सरसाइज है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। देखें इसमें हमारे पास पोजीशन से मुराद कौन सी वैल्यू कहाँ पर आ रही है। तो ये पहली पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन इसका हो गया। इस तरह ये वाली वैल्यू सेकंड पोजीशन पे है, ये वैल्यू हमारे पास थर्ड पोजीशन पे है। यहाँ पर कुछ भी आपको गिवन हो सकता है। ये वैल्यू हमारे पास फोर्थ पोजीशन पे है, ये वैल्यू हमारे पास फिफ्थ पोजीशन पर, और ये वैल्यू हमारे पास सिक्स्थ पोजीशन पर है। समझ गए आप लोग? इसका मतलब, इस पोजीशन का मतलब यही पोजीशन होता है कि कौन सी वैल्यू किस मकाम पे पड़ी है। टर्म का मतलब इस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी टर्म पड़ी है, हमारे पास 1 एक टर्म है जो पोजीशन 1 के ऊपर पड़ा हुआ है। इसी तरह सेकंड पोजीशन पर हमारे पास टर्म 2 पड़ा हुआ है। फिर टर्म 3 हमारे पास थर्ड पोजीशन पे, यानी थर्ड पोजीशन पे हमारे पास टर्म नंबर 3 पड़ा हुआ है। ठीक है जी, इसी तरह करते जाएं 6 तक आ जाएंगे। तो ये सारे पोजीशन टर्म्स हैं। ये जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती हैं ये पैटर्न के अंदर इनको टर्म्स बोलते हैं। रूल इसके अंदर क्या है, यानी किस कानून पर इनको यहाँ पर लिखा गया है। तो रूल ये है एडिंग 1, एडिंग 1। अगर यहाँ पर हर एक टर्म को देख लें तो दूसरे टर्म से वो किस तरह मुख्तलिफ है। अगर ये 1 है तो इसके साथ +1 करके ये 2 बन जाएगा। इसी तरह +1 करके ये 3 बन रहा है 3 बन रहा है, और ये +1 करके 4 बन रहा है। इसी तरह ये +1 करके 5 बन रहा है। तो असल मकसद क्या है कि यहाँ पर 1 हर एक दूसरे टर्म के साथ ऐड हो रहा है। यानी रूल हमारे पास, इफ़ वी ऐड 1 सो वी विल गेट द नेक्स्ट टर्म। अगर हम एक को जमा करें हर एक टर्म के साथ तो हमें दूसरा टर्म मिलता रहेगा। 1 + 1 हमारे पास नेक्स्ट टर्म 2 जनरेट करेगा, 2 + 1 हमारे पास नेक्स्ट टर्म 3 जनरेट करेगा। इसी तरह 3 + 1 नेक्स्ट टर्म 4 जनरेट करेगा। 4 + 1 जो है वो हमारे पास जनरेट करेगा 5, और 5 + 1 जो है वो हमारे पास जनरेट करेगा, 5 + 1 जो है वो हमारे पास जनरेट करेगा 6। तो ये पोजीशन, टर्म और रूल को आपने समझना है, बस बेसिक चीज़ यहाँ पर। एक्सरसाइज 6.1 में कुछ भी नहीं है, यही बातें हो रही हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.1 में और कुछ नहीं है। आपको टर्म्स गिवन हैं, पैटर्न्स गिवन हैं, जस्ट आपने उनको आइडेंटिफाई करना है। उसके अंदर जो रूल है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। उसके अंदर टर्म्स जो हैं वो आपने पहचानने हैं कि भाई ये टर्म कैसे है, ये टर्म कैसे आ रहा है, ये टर्म कैसे आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि ये एक्सरसाइज आपके सामने सॉल्व करवाऊं क्योंकि इस पर टाइम लगेगा, और इजी है। हर एक नंबर के साथ रूल को देख लो, ठीक है जी, कि रूल आखिर क्या है, कौन से रूल पर ये पैटर्न बन चुका है या बन रहा है, तो आपने वो पहचानना है। ठीक है जी, तो इस एक्सरसाइज पर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना 6.1 पर। अभी अब आप अगर जाएं 6.2 के ऊपर, तो वो हमारे पास शुरू हो रहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के हवाले से। किस चीज़ के हवाले से? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के हवाले से। क्या किसी को पता है
कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का ये जो वर्ड हमने बोला, ये वाला एल्जेब्रिक, इससे हमारी क्या मुराद है? कोई बंदा, कोई दोस्त मुझे आवाज़ दे, मेल फीमेल में कोई भी, कि यार इस चीज़ को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, तो इससे हमारी क्या मुराद होती है? सर जी जी हेलो जी जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी, आवाज़ दें। सर, इससे मुराद मुख्तलिफ चीज़ों का मजमूआ होता है, जिसमें वेरिएबल्स भी आते हैं, कांस्टेंट भी आते हैं, एग्जैक्टली कोएफिशिएंट भी आते हैं, इसमें वेरिएबल्स, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट आ जाते हैं, मुख्तलिफ सिंबल्स आ जाते हैं। इनके एग्जैक्टली मजमूओं को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनके मजमूओं को नहीं, ये हमेशा याद रखें, इनके मजमूओं को हम एक्सप्रेशन नहीं बोलते। इनकी जो अपीयरेंस होती है इन फॉर्म ऑफ ऑपरेशंस, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। यानी ये जो आपने चीज़ें बोली, कांस्टेंट, अभी इनकी डेफिनेशन पे आते हैं, कंफ्यूज ना हो। कांस्टेंट, वेरिएबल, दूसरा हमारे पास है, इसमें एक ऑपरेटर होता है, ये आपने नोट करना है। कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर, कोफिशेंट, यानी जो पावर होती है 10 रेज़ टू द पावर 1 या 5 रेज़ टू द पावर 2। आप लोग समझ गए? जब भी हमारे पास नंबर्स, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स या कोफिशेंट किसी भी ऑपरेटर के थ्रू हमारे सामने नज़र आ जाए, तो उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, क्या ये 5 + 2 = 7, क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? नो, कैसे नहीं है? इंडिविजुअल लेटर नहीं है। नहीं, ऑपरेटर यहाँ पर है, प्लस ऑपरेट कर रहा है इनको। इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन कौन सी हो रही है? एडिशन की। कांस्टेंट वैल्यू एक यहाँ पर है, कांस्टेंट वैल्यू एक यहाँ पर है, और इनका जो आंसर है वो खुद एक कांस्टेंट वैल्यू है। यानी आप समझ लो, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट 1 आ गया, ये हमारे पास कांस्टेंट 2 आ गया, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू 3 आ गई। इनके बीच में ये प्लस जो है, ये है ऑपरेटर। अच्छा, इनके ऊपर अगर हम कोफिशिएंट को देख ले, तो 5 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 1 और 7 रेज़ टू द पावर 1। इनके ऊपर पावर भी है। 5 पावर 1 का मतलब 5 ही होता है, इसी तरह 2 पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, यानी 2 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, 2 1 टाइम आएगा, 7 1 टाइम आएगा, तो उसका भी यही मतलब है। तो कोफिशिएंट भी हैं इनके अंदर कोफिशिएंट्स भी हैं, इनके अंदर ऑपरेटर भी है, इनके अंदर कांस्टेंट भी है। अगर नहीं है तो सिर्फ ये वेरिएबल हमारे पास ऐसा है जो रह गया, वेरिएबल, सॉरी, ये वेरिएबल हमारे पास जस्ट वेरिएबल रह गया, क्योंकि ये इसमें मिसिंग है। वेरिएबल के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि यार वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज हो जाए, जिसकी वैल्यू के बारे में हमें पता ना हो, हम श्योर ना हो कि यार इसकी वैल्यू है क्या असल में, कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू आगे पीछे हो सकती है। तो अभी आप मुझे बताएं, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं? एनीवन आवाज़ दें। जी सर है। है, एग्जैक्टली है। कोई भी चीज़ मिसिंग हो तो मसला नहीं करता,
वो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। अगर मैं आपके सामने, चलो वो तो हो गया, वो इजी था। अगर मैं आपके सामने लिखूं 9, सिंपल एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जिस कांस्टेंट की बात की वही कांस्टेंट है। 9 एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। उर्दू में समझ लो कांस्टेंट किस चीज़ को बोलते हैं, मुस्तकिल को। वो वैल्यू जो चेंज ना हो, जो यहाँ पर भी सेम हो, चांद के ऊपर जाओ तो भी सेम हो, और किसी और दुनिया में चले जाओ तो वो सेम ही हो, जो चेंज ना हो। तो आप मुझे बताएं, ये 9 जो है, क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं? एनीवन प्लीज आंसर मी। नो सर। जी, कैसे नो नहीं, सर। कैसे नहीं है? सर हमने डिफिनीशन में भी पढ़ा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट होगा वेरिएबल, जबकि उसके साथ कोएफिशिएंट या ऑपरेटर होगा, इनकी मजमूए को हम कहते हैं, जबकि यहाँ पर सिंगली कांस्टेंट आ रहा है। देखें नईम भाई, ये हमेशा याद रखें, ये हमेशा याद रखें कि ये मैटर नहीं करता, पूरा मैथमेटिक्स अलजेब्रा है, पूरा मैथमेटिक्स अलजेब्रा है। मैथमेटिक्स का 1 भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिक्स का 2 भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिक्स का 3 भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह ये 9 भी हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर आप देख लें, अगर आप ये कहते हैं कि इसमें तो कोफिशेंट, इसमें कांस्टेंट, यार ये सेव होता है तो फिर मसले होते हैं। अगर आप ये हैं इसमें कांस्टेंट, इसमें कोएफिशिएंट कांस्टेंट, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, वेरिएबल। अगर आप ये कंसिडर करते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, तो आप गलत हैं। हमारे पास 5x, चलो इसमें आप देख लो, ये थ्योरी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इसके ऊपर एक्सरसाइजेस बेस करते हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे। 5 हमारे पास एक कोफिशिएंट है, कोएफिशिएंट है, ठीक है जी, और ये x हमारे पास है वेर, यानी वेरिएबल। तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। नहीं भाई, अभी आप समझ गए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैटर नहीं करता कि ये चीज़ें उसके अंदर हों या ना हो, कोई एक भी चीज़ हो तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। अभी आपको मैं अगर कहूँ कि x, y और z ये तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं अलग अलग या नहीं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार इसके साथ तो कोफिशिएंट नहीं है, पावर नहीं है, इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस नहीं हो रही, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। नहीं, ये सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉलो कर रही हैं। ये भी अलग एक्सप्रेशन है, ये भी अलग एक्सप्रेशन है, और ये भी अलग एक्सप्रेशन है। आप लोग समझ गए मेरी बात? जी सर। जी सर। ओके जी, तो बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आइडिया देना था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस चीज़ को बोलते हैं। एक चीज़ जो रह गई वो ये थी कि हमारे पास इसके अंदर एक ऑपरेटर भी होता है। मैंने स्टार्ट में यहाँ पर बात की कि इसमें एक ऑपरेटर होता है, यहाँ देखें ऑपरेटर है या नहीं इसके अंदर। तो हमारे पास इसमें एक ऑपरेटर भी होता है। तो ऑपरेटर ऐसे लिख सकते हैं हम 5x अल्हम्दुलिल्लाह 5x प्लस 2, यहाँ पर ये है हमारे पास कोएफिशिएंट, ये हमारे पास है वेरिएबल, ये हमारे पास है कांस्टेंट, और ये प्लस जो है असल में ये हमारे पास है ऑपरेटर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऑपरेटर भी आ सकता है। ऑपरेटर हो या ना हो मसला नहीं करता, लेकिन आप लोग जान ले कि इसके अंदर प्लस माइनस
का मतलब होता है कि ये एक ऑपरेटर है, यानी इन चीज़ों के ऊपर ये वाली ऑपरेशन हो रही है। 5x के साथ 2 ऐड हो रहा है। आपने ये बातें जान ली, तो आप अगर एक्सरसाइज 6.1 मैंने आपको कहा कि छोड़ दें, 6.2 में हमारे पास यही बातें थी जो मैंने आपको बताई। अभी 6.2 एक्सरसाइज में आपके सामने एक क्वेश्चन है, 3 - y = 4। आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें वेरिएबल कौन सा है, इसमें कांस्टेंट कौन सा है, या फिर इसमें जो ऑपरेटर है वो कौन सा है। तो कौन बताएगा मुझे? आवाज़ दें। ये 3 हमारे पास इसमें क्या है? आवाज़ दें, मुझे आपकी आवाज़ आनी चाहिए प्लीज़। 3 constant हाँ, 3 कांस्टेंट हो गया, और और y वेरिएबल। y वेरिएबल हो गया, और अब हमारे पास ये 4 क्या है? आठ बंदे हैं ये आज की क्लास कांस्टेंट। जी। 4 हमारे पास कांस्टेंट हो गया, और ये माइनस जो है इसमें क्या है? कांस्टेंट माइनस। ये ऑपरेटर। अच्छा, इसमें कोएफिशिएंट कहाँ पर है? कोएफिशिएंट हमारे पास कहाँ पर है? देखिए मैं लिख लेता हूँ। 3 हमारे पास कांस्टेंट हो गया, 4 हमारे पास कांस्टेंट हो गया, y हमारे पास वेरिएबल हो गया, माइनस हमारे पास ऑपरेटर हो गया, इनके बीच में ये ऑपरेशन हो रही है। कोएफिशिएंट हमारे पास कहाँ पर है? एनीवन, किसी को आइडिया हो तो बता दें। जी नहीं है इसमें। है ना, एक जगह पे हैं आप नोट नहीं कर रहे हैं। आपको ये y, ये नहीं नहीं नहीं, ये y आपको नज़र आ रहा है। हर एक वेरिएबल के स्टार्ट में यहाँ पर 1 लगता है, लेकिन मैथमेटिक्स के रूल में हम इस 1 को इग्नोर करते हैं, 1 को लिखते नहीं। तो कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, ये नोट करें। ठीक है जी, ये एक पॉइंट है, आपसे कहीं पर भी ये पूछा जा सकता है कि यार इसमें कोएफिशिएंट कहाँ पर है, तो आपने 1 को नोट करना है हर एक वेरिएबल के स्टार्ट में। अभी अगर हमें कोई कहे कि 5x, जी अभी अगर हमें कोई कहे कि 5x, तो 5x में हमारे पास ये कोएफिशिएंट हो गया, x हमारे पास वेरिएबल हो गया। ठीक है जी, तो हर मैं अगर आपको कहूं कि x में कोएफिशिएंट कौन सा है, तो आपने मुझे आवाज़ देनी है कि 1। आपने मुझे आंसर करना है किसी को भी कि यार इसके साथ जब कुछ ना हो तो 1। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है, y से पहले कौन सी ऑपरेटर है? माइनस। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट हमारे पास -1 आएगा। यहाँ 1x के बारे में ऑपरेटर कोएफिशिएंट का अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपने ऐसे जवाब देना है कि +1 इसका कोएफिशिएंट है। आप लोगों को ये आइडिया हो गया? समझ गए आप लोग? अच्छा सर जी, इसमें एक कंफ्यूजन है। जी अलजेब्रिक टर्म में कोएफिशिएंट और वेरिएबल में फर्क फिर क्या है? वेरिएबल चेंज हो सकता है, कोएफिशिएंट चेंज नहीं हो सकता। कोएफिशिएंट वो कॉमन कांस्टेंट से ही वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये कांस्टेंट तब बनेगा जब इसके साथ वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आ जाए। अभी मैं आपके सामने ये एग्जांपल लिखता हूँ, 3x। इसमें आप देख लो, ये 3 हमारे पास कोएफिशिएंट है या नहीं है ना? ये x हमारे पास एक वेरिएबल है, और मेरे सामने कंडीशन आ गई कि यार x की जो वैल्यू है वो है 2। तो अब इस 3 को हम
कांस्टेंट तब तक नहीं कह सकते जब तक यहाँ पर x की वैल्यू ना लगे। तो अगर हम x की वैल्यू 2 लगा लें तो फिर ये 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 बन जाएगा। अब ये कांस्टेंट बन गया। तो कांस्टेंट में फ़र्क ये है कि कांस्टेंट हमेशा मुस्तकिल रहता है, उसकी वैल्यू नहीं बदलती। लेकिन कोफिशिएंट ये है कि कोफिशिएंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक वेरिएबल हमारे पास अननोन हो तो कोफिशिएंट की वैल्यू तब तक हम फाइंड नहीं कर सकते कि यार इससे कांस्टेंट वैल्यू क्या बनेगी। लेकिन जब हमें वेरिएबल की वैल्यू, जैसे यहाँ पर हमने कंसिडर कर ली कि चलो अगर वेरिएबल की वैल्यू 2 है तो फिर इसके साथ क्या सीन करेंगे, इसके साथ क्या होगा। तो 2 जब हमने पुट कर दिया, वेरिएबल की जगह 2 हमने पुट कर दिया तो उसने पूरी टर्म चेंज कर दी और एक कांस्टेंट वैल्यू जनरेट की। कोफिशिएंट और वेरिएबल एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके एक कांस्टेंट वैल्यू जनरेट करते हैं। ये एक अलग पॉइंट है, आप इसको लिख लो कि जब कोफिशिएंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं तो ये हमें कांस्टेंट वैल्यू देते हैं। आप लोग इसको नोट करें, ठीक है जी, इस चीज़ को आप नोट करें। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बता दो। मैं आपका वेट कर रहा हूं, आप बता दो किसी को समझ नहीं आया हो अभी तक जो हमने पढ़ा। इजी है, मैं इसलिए स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ सर आ आगे जाए। समझ। एनीवन एल्स, कोई और बंदा? यूनुस भाई, अब आप समझ गए कोफिशिएंट और कांस्टेंट में फ़र्क? आवाज़ दिया करें यूनुस भाई, आवाज़ दिया करें प्लीज़। एक एग्जांपल करो इसमें। कर लिया, ये एग्जांपल दोबारा कर रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है 5x + 2y = 3। कंसिडर कर लो ये हमें किसी ने दे दिया। उसने कहा कि x की वैल्यू जब 2 हो और y की वैल्यू 4 हो तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो इस पूरे ऊपर एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज़ पुट कर दो। अभी देख लो 5 यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट है, 2 हमारे पास कोफिशिएंट है, लेकिन 3 हमारे पास कांस्टेंट है। कोफिशिएंट की वैल्यू चेंज हो जाती है जब वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास कोई दे दे। अभी किसी ने हमें दे दिया कि वेरिएबल 2 है, x की वैल्यू 2 है और वेरिएबल y की वैल्यू 4 है। फिर बता दो इसका आंसर क्या आएगा, या सिंप्लीफाई कर दो। तो 5x + 2 में 5x + 2y = 3, ये मैंने अपनी तरफ से एक कंसिडर कर लिया। ये अभी आपको समझाता हूँ आगे जाके। इसमें वैल्यूज़ लगा लो, 5 2 x की जगह 2 + 2 y की जगह 4 = 3। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये याद रखें। 5 × 2 + 2 × 4 = 3। ब्रैकेट में ऐसे जब आएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, वो मल्टीप्लाई होगा। ये देखें, ये ब्रैकेट और ये वैल्यू इस तरह जब आ जाए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2s are 10 + 4 2s are 8 = 3। अच्छा, अब इनको ऐड कर दो। 10 + 8 हमारे पास क्या आता है, 18 आता है। बस अभी इसको सिंप्लीफाई कर दो। 18 और 3 हमारे पास इक्वल नहीं है तो यहाँ इक्वल के ऊपर ये साइन लगा लो कि यार ये बात आपने गलत की थी। 5x + 2y जब वैल्यूज़ हमारे पास 2 और y की वैल्यू 4 हो, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4 हो, तो ये एक्सप्रेशन ट्रू होल्ड नहीं करती, सच साबित नहीं होती, क्योंकि 18 और 3 तो आपस में बराबर ही नहीं। ये अलग टॉपिक है, ये जनरल बता दिया, बट कोफिशिएंट और कांस्टेंट को समझ लो। कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल की स्टार्टिंग होती है। कोफिशिएंट 1x 3x 4y, इसमें ये हमारे पास कोफिशिएंट है और इनकी वैल्यू तब चेंज होगी जब हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाए। लेकिन कांस्टेंट अभी
ये देख लो 1, 3 और 4 ये अपने लिए अलग से कांस्टेंट हैं, ये कोफिशिएंट नहीं है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पर तो ये कोफिशिएंट हैं क्योंकि वेरिएबल इनके साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये कांस्टेंट हैं क्योंकि ये वैल्यू बरकरार रख रहे हैं। 1 हमेशा 1 होगा, 3 हमेशा 3 होगा, 4 हमेशा 4 होगा। अभी समझ गए आप या नहीं? अभी भी आपको समझ नहीं आई? कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दी। यूनुस भाई, आवाज़ दें। आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं। आया समझ सर। अच्छा, बस अभी ये 6.2 एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। इसमें भी यही बातें हैं। आपको क्वेश्चंस गिवन है, उसमें आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें वेरिएबल कहाँ पर है। तो जहाँ पर x, y, z इस तरह की चीज़ें आ जाएं, x, y, z इस तरह की चीज़ें आ जाएं, तो वो हमारे पास क्या होती हैं? वो हमारे पास वेरिएबल्स होती हैं। जिसकी वैल्यू कांस्टेंट ना हो, जो चेंज हो सकता हो, वो वेरिएबल होंगे। और दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे यूज़ लेटर्स इंस्टेड ऑफ, ये भी ख़त्म। ये मतलब आपको एक एक्सप्रेशन इस तरह गिवन है 2 माइनस, यहाँ पर एक बॉक्स गिवन है इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या गिवन है 2 माइनस इज इक्वल टू 3। अच्छा, किसी को पता है यहाँ पर कौन सी वैल्यू लगेगी? हम क्या करें, यहाँ पर कौन सी वैल्यू लगाएं कि 3 आ जाए यहाँ पर? चलिए ये तो बता दें। 5 प्लस फिर तो -3 आएगा। फिर तो हमारे पास -3 आएगा। जी जी, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो क्या आएगा? नहीं, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताएं। अगर मैं यहाँ पर -1 लगा दूँ, देख लो यार, इजी है ना, मैंने आपको ये ऑपरेशंस पहले समझाए हुए हैं। अगर मैं -1 लगा दूँ, 2 माइनस इंटू माइनस क्या आएगा? प्लस आएगा, इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया नहीं था माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस आता है। अभी आप समझ गए या नहीं? तो ये एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 6.2 इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर बेस है, इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो काइंडली बता दें। एनीवन प्लीज़ बता दें। हेलो, क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो एवरीवन, हेलो। जी सर, आ रही है। ओके जी। जी सर। अभी एक्सरसाइज 6.3 में देख लें, राइट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यार ये चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा दी। टर्म्स का मतलब क्या होता है? जो जो चीज़ें इसके बीच में हैं। जी सर। जी सर। तो मैं अगर आपको एक एक्सप्रेशन दे दूं जो आपके क्लास 6 एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 1 ही है। 6.3 से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि आप इसमें मुझे टर्म्स निकाल कर दो 4a + b। इसमें टर्म्स हमारे पास कौन कौन से हैं?
मैंने अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी में ये टर्म का वर्ड ज़बरदस्त तरीके से समझा दिया कि इस चीज़ को टर्म बोलते हैं। 4a प्लस b में हमारे पास टर्म्स कौन कौन से हैं? टर्म्स 4a वन टर्म है जी, और प्लस b हमारे पास ये दूसरा अलग टर्म है। बी हमारे पास दूसरा टर्म है। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक हैं। तो टर्म 1 हमारे पास हो गया 4a और टर्म बी हमारे पास हो गया b। ये हमारे पास टर्म है। अभी इसमें सिर्फ टर्म्स का पूछ रहे हैं तो हमने टर्म्स के बारे में बात करनी है। अगर वेरिएबल का पूछ ले तब क्या होगा? वेरिएबल हमारे पास a है, a हमारे पास एक वेरिएबल है और b हमारे पास एक वेरिएबल है। कांस्टेंट हमारे पास इसमें कोई वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। ये 4 हमारे पास कोफिशिएंट है। ठीक है जी, 4 हमारे पास कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ a, यानी 4 इसलिए कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये a का कोफिशिएंट है, a का अददी सर है, इसलिए इसको कांस्टेंट नहीं बोल सकते कि जब a की वैल्यू हमारे पास आ जाए तो ये फिर चेंज हो जाएगा। तो कांस्टेंट तो चेंज नहीं होता, इसलिए हम इसको कांस्टेंट नहीं बोल सकते। ठीक है जी। आप लोगों को ये बातें समझ आ गई? ये एक्सरसाइज इसको भी छोड़ दे, 6.3 एक्सरसाइज को भी आपने ज़्यादा डीप नहीं जाना, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अच्छा, अभी आते हैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ। यार आपको एक्सरसाइज 6.4 जी, एक्सरसाइज 6.4 में कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आपको ये बोल रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट मतलब जो वैल्यू वेरिएबल की गिवन है वो उसकी जगह रिप्लेस कर दो, तब क्या आंसर आएगा वो आपने फाइंड करना है। और ये चीज़ें समझ लो क्योंकि इसके ऊपर आगे जितनी क्लासेस आने वाली हैं हमारी, उसके ऊपर ये वो इसके ऊपर बेस करती हैं। अभी मैं आपके सामने लिख लेता हूँ 3y प्लस 2y इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू नहीं, 3y प्लस 2y की वैल्यू क्या आएगी जब हमारे पास y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाए 5। जब y की वैल्यू 5 हो तो सब्स्टिट्यूशन से क्या करेंगे, 5 पुट कर देंगे, 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5। अभी इनको सिंप्लीफाई कर दें तो क्या आएगा, 3 5 ज़ार 15 प्लस 2 5 ज़ार 10, 15 और 10 को 8 कर दें तो क्या आएगा, 25 आएगा। सिंपल सी बात है। दूसरा, इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन गिवन है कि 2a माइनस 2b प्लस c, इसका क्या आंसर आएगा जब a की वैल्यू हमारे पास 3 हो, b की वैल्यू हमारे पास -2 हो और c की वैल्यू हमारे पास 4 हो। कोई बता सकता है इसका आंसर? इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है, इसमें पुटिंग करनी है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है पुटिंग, सब्स्टिट्यूट मतलब पुट द वैल्यूज। क्या आप लोग मुझे समझ रहे हैं? अच्छा, आपको मेरी आवाज़ सही से नहीं आ रही, मुझे पता है। तो अभी समझ लो कि जो वैल्यूज़ गिवन है इसमें पुटिंग कर दो। तो 2 की जगह हम पुट करेंगे 3 माइनस 2a के साथ a की जगह हम 3 पुट करेंगे, माइनस 2b की जगह b में वैल्यू -2 पुट करेंगे और प्लस c हमारे पास c की जगह 4 वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो के 6 जनरेट कर देंगे। यहाँ पर -2 है और यहाँ पर भी -2 है और इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो मैंने आपको कहा था कि
इंटू माइनस जब आ जाए तो वो प्लस बन जाएगा। सो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2s आर 4 प्लस ये वाला 4 एज इट इज़ यहाँ पर उतर जाएगा। अभी देख लें, 6 + 4 10 + 4 इज इक्वल टू 14 आ गया। सो इट मीन्स कि जब इस एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास ये वैल्यू इस तरह गिवन हो तो फाइनल आंसर हमें 14 आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आएगा। आप लोग इस बात को समझ गए या नहीं समझे? ओके जी। अच्छा, इसमें एक ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट है और उस पर एमसीक्यू अक्सर आ जाता है, लाइक टर्म और उसके अलावा हमारे पास है चलो इसको पहले समझ लो, लाइक टर्म कौन सी होती है? किसी को पता है इसके बारे में? लाइक टर्म से हमारा मुराद क्या होता है? जिसकी वेरिएबल सेम हो। जी, जिसके वेरिएबल सेम हो। कोई और इसका बता सकता है? आपने एक चीज़ इसमें नोट की, मिस की। आवाज़ दें मुझे। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन याद रखें, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और उनके जो पावर्स हैं, जो उसको क्या बोलते हैं पावर को, एक्सपोनेंट को, वो सेम हो। जब एक्सपोनेंट भी सेम हो, यार समझ लो, in an algebraic expression the term whose variables as well as the exponents of those variables are the same they are called like terms। उनको like terms बोलते हैं। जब वेरिएबल भी सेम हो प्लस उसका जो एक्सपोनेंट यानी पावर, ये दोनों जब हमारे पास सेम हो, क्या हो जी, सेम, तो उसको बोलते हैं लाइक टर्म्स। अभी मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि आप मुझे इसमें बता दो, इसमें हमारे पास लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, आपने मुझे फाइंड करके देने हैं एवरीवन। ठीक है जी, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ये आपके क्लास 6 से ही मैं उठा रहा हूँ। ठीक है जी, 2p इसके ऊपर 3 पावर है, इसके ऊपर भी 3 पावर है। ठीक है जी, नहीं इसके ऊपर 2 पावर है, इसके ऊपर पावर 2 है, 2p⁻³ q⁻² प्लस इसमें हमारे पास इसके बाद है 4p⁻² q⁻³ प्लस 7p⁻², ये यहाँ पर क्यों है, p नहीं है, 7q⁻² p⁻³ माइनस 2p⁻³ और q⁻²। इसमें मुझे ये बता दो कि इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं।
मैं मीटिंग का टाइम देख लेता हूँ, तब तक आप मुझे काइंडली आवाज़ दें और इसमें लाइक टर्म्स के बारे में कुछ बता दें। अच्छा, हमारे पास क्लास ख़त्म हो गई। अच्छा, आपसे बात की सब्स्टिट्यूशन के हवाले से, सब्स्टिट्यूशन आपने समझ लिया, उसमें क्या करना था, पुटिंग करनी थी। फिर मैंने बात की लाइक टर्म्स के बारे में कि जिसमें वेरिएबल भी सेम हो, जिसमें वेरिएबल्स भी सेम हो, जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंट्स यानी जो पावर्स होते हैं वो भी सेम हो, तो उन टर्म्स को हम क्या बोलेंगे, उनको हम लाइक टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? लाइक टर्म्स बोलेंगे। अभी आप मुझे बताओ इस पूरे एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, जल्दी से बता दें ताकि मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जंप करूं और इस क्लास की वाइंड अप हो जाए हमारे पास। लाइक टर्म्स इसमें कौन कौन से हैं देख लें, इजी करके देख लें, इजी करके देख लें। P हमारे पास वेरिएबल है और Q हमारे पास वेरिएबल है। चलो P और Q की बात तो ख़त्म, उसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पर भी P Q है, यहाँ पर भी P Q है और यहाँ पर भी Q P यानी P Q ही है। Q P लिख लो या फिर P Q लिख लो, सेम ही बात है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Q मल्टीप्लाई P, जो रिज़ल्ट देगा वो रिज़ल्ट P मल्टीप्लाई Q भी देगा। तो वेरिएबल तो सेम ही है। वेरिएबल तो 4 के 4 जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पर देखिए, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3 और टर्म नंबर 4, वेरिएबल्स तो हमारे पास सेम हैं, वेरिएबल्स हमारे पास सेम हैं। अभी इसमें पावर का आपने देखना है। आवाज़ आ रही है आपको? आप मुझे बताएं, समझ आ गई आपको? वेरिएबल यहाँ पर भी P Q, यहाँ पर भी P Q, यहाँ पर भी P Q ही है, Q P या P Q में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर भी P Q या Q P ही है, कंफ्यूज नहीं होना। वेरिएबल्स हो गए, वेरिएबल्स की टेंशन ख़त्म। पावर को देख लो, पावर किस चीज़ के अहम है, सेम है। कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं P और Q में, कहाँ कहाँ पर वेरिएबल्स है जिनके पावर सेम है? यार यहाँ से शुरू कर लो, इस चीज़ को आसान कर लो अपने लिए। देखो यहाँ से शुरू कर लो। P की पावर क्या है? 3, समझ आ गई आपको? अभी यहाँ पर P की पावर कहाँ पर 3 है? यहाँ पर भी 3 है। फिर देख लो Q की पावर 2। ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला नहीं, सेकंड वाला नहीं है। सेकंड में P की पावर 3 है और पहले में P की पावर 3 है। हाइलाइटर हटा लास्ट देता वन। अभी हाँ, लास्ट वन एग्जैक्टली। यहाँ पर अगर देख लें तो P की पावर 3 और यहाँ पर Q पावर 2 है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर P पावर 3 और Q पावर 2 है। तो इसमें लाइक टर्म जो हमारे पास आएंगे, लाइक टर्म वो हम ऐसे लिखेंगे कि 2, ये बाकी लाइक नहीं है। देखें यहाँ P की पावर 2 है जो इसके साथ भी मैच नहीं करती, इसके साथ भी मैच नहीं करती, इसके साथ भी मैच नहीं करती, तो इन दोनों को बीच में से छोड़ दें। लाइक टर्म्स हमारे पास कौन से आएंगे? पहले वाला ये पूरा और ये लास्ट वन, ये पूरा लाइक टर्म में आएगा। तो 2P रेज़्ड टू पावर 3 Q रेज़्ड टू पावर 2 और -2, पहले इसको लिख लो, Q रेज़्ड टू पावर 2 और उसके बाद -2, ये माइनस आपने लाजमी उठाना है। यहाँ से हमने प्लस उठा लिया यहाँ से, लेकिन हम लिखते नहीं अक्सर इसको, प्लस को हम लिखते नहीं और कोई ज़रूरत भी नहीं, जब ना हो तो प्लस ही होता है। तो -2P रेज़्ड टू पावर 3 और Q रेज़्ड टू पावर 2, तो ये हमारे पास इसमें क्या बन गए जी? ये इसमें हमारे पास लाइक टर्म बन गई। ये देखें ये दोनों। अभी आई थिंक आपको लाइक टर्म का पता चल गया होगा। तो इस लाइक टर्म के ऊपर पूरा एक्सरसाइज है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। वेरिएबल देख लो कि यार ये वेरिएबल इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। फिर पावर को देख लो, अगर पावर भी सेम है तो वो लाइक टर्म, अदरवाइज दूसरे को चेक कर लें। आप लोग आवाज़ दें, ये बात समझ आ गई? यहाँ पे ख़त्म कर दूँ इस लाइक टर्म के टॉपिक को।
आवाज़ दें, कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं दोबारा से रिकॉल कर लेता हूँ। नो सर, क्लियर है। ओके जी, क्लियर है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लो कि इसमें अगली क्लासेस पर तो ज़बरदस्त किस्म के क्वेश्चन हैं। यहाँ बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, वो मैं अभी सॉल्व करवा दूंगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। इनको हम ऐड कैसे करते हैं, जो हमने अभी तक ये जो किस्से पढ़े कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास कोफिशिएंट होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल, कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। अभी अगर कोई आपको कहे कि यार चलो ये बातें सारी हो गई, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, एक्सरसाइज 6.5 अभी मैंने स्टार्ट की। 6.5 में पहला क्वेश्चन है एट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एट करना है हमने। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए भी है और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए भी है, इनको कैसे ऐड करेंगे? किसी को कोई आइडिया है या नहीं है? एनीवन, किसी को कोई आइडिया है या नहीं? इनको ऐड कैसे करेंगे? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? अगर आवाज़ आ रही है तो मुझे बताएं, इसको ऐड कैसे करेंगे? चलें ट्राई करें। इजी है यार, बहुत इजी है सर हम यूज करेंगे अभी जी। क्या करेंगे, दोनों बताएं क्या करेंगे, बारी बारी बताएं। हाँ, क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यार इनको ऐड करने का तरीका सीख इसमें लो। हम यूज होगा, टर्म ये होगा। इसमें ऐड करने का तरीका टू ए देख लें, बी इसमें टर्म, इसमें एडिशन का तरीका देख लें। आप सही हैं, 2ab आंसर आएगा। टर्म भी यूज होगा और इसमें ऐड करेंगे हाँ, प्लस आपको अक्सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह आ जाएंगे, उसको ऐसे इस फॉर्म में आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि आप फिर क्या होंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसको इस तरह से बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। हॉरिजेंटल एडिशन आपने नहीं करनी, आपने क्या करना है, इसको वर्टिकल शक्ल में लिखना है, ए बी प्लस ए बी। आपको मैंने एक बात बताई कि हर एक वेरिएबल का स्टार्टिंग में एक वैल्यू होती है 1, कोफिशिएंट अक्सर हम लिखते नहीं। इस वाले 1 को थोड़ा सा हटा दो, ये आपको कहीं पावर ना लगे, ये पावर नहीं है, ये 1 है, ये पावर नहीं है, ये 1 है, कोफिशिएंट है। हर एक वेरिएबल के स्टार्ट में हमारे पास 1 ही होता है। क्लास चली गई, मैं क्लास को दोबारा से अरेंज कर लेता हूँ यार, ये क्या मसला है। आप लोग क्लास में मौजूद हैं? क्लास चली गई थी, क्लास में मौजूद हैं? आवाज़ दें, काइंडली आवाज़ दें। स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं है। चले, मैं इसको अभी 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 मैं इसको कर लूँगा, कोई मसला नहीं। रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं। किया था बीच में, ठीक है ना? वाइट बोर्ड हमारा उड़ गया था, इंटरनेट के इश्यूज़ हैं यार, माफ़ कर लो बस, इस चीज़ की वजह से काफ़ी थक चुके हैं। आवाज़ आ रही है आप सबको? इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके समझ लो। हमारे पास हर एक वेरिएबल का एक कोफिशिएंट होता है, आपने यहाँ से पहले कोफिशिएंट को ऐड करना है। 1 + 1 क्या आएगा? 2 आएगा, और इनको एज इट इज़ नीचे उतारना है, 2ab। इसका सिंपल आंसर है 2ab। ab 2 टाइम्स ऐड हो गया।
दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर समझे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपने इसको समझना है। व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? आवाज दें। ओके, अभी मैं इसको थोड़ा सा सेव कर लूं। मत करो सेव, शुक्रिया। मैं आपको एक दूसरा देता हूं आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूं, इनको ज़रा ऐड कर लें। 6a प्लस 8b, आवाज़ आ रही है आपको? प्लस 8b माइनस 7c, ये अलग एक एक्सप्रेशन है। इनको ऐड करना है किस चीज़ के साथ? 2b प्लस c माइनस 4a। इनको कैसे ऐड करेंगे? किसी को कोई आइडिया हो तो मुझे बताएं। सॉरी, इसमें साथ तीसरा भी एक टर्म है, तीसरा भी एल्जेब्रिक, 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड करेंगे? a माइनस 3b प्लस 2c। चले एनीवन इस चीज़ को ज़रा सॉल्व कर दें काइंडली। किसी को कोई आइडिया है? किसी को समझ आता है कि इसको कैसे ऐड करेंगे? यार आवाज़ दो प्लीज़, आवाज़ दो। सिंप्लीफाई करेंगे। यार सिंप्लीफाई तो कर रहे हैं ना 6m हमारे। माइनस सिंपली 4a लिखेंगे। जी जी जी। अच्छा यूनुस भाई, सिंप्लीफाई का मतलब तो ये हो गया 6a माइनस 4 एक चीज़ को। 4a लिखेंगे। जी जी जी, नहीं डायरेक्टली ना जाए ना, मैं आपको इस चीज़ से मना कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार इस चीज़ से रोक रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में ये काम मत करो। डायरेक्टली यहाँ से ये और यहाँ से यहाँ से ना करो ऐसे। मैं आपको कहता हूँ मैथमेटिक्स को अरेंज करके सॉल्व कर लो। हर एक क्वेश्चन को अरेंज फॉर्म में लिखोगे, जैसे वो रेशोज़ वाले क्वेश्चन थे, अरेंज करके लिखोगे तो आंसर में कोई मसला नहीं आएगा। एक भी चीज़ बीच में मिस कर दी, एमसीक्यू उड़ जाएगा, एमसीक्यू गलत हो जाएगा। देखो इस चीज़ को समझ लो, 6a प्लस 8b माइनस 7c, इसके साथ नीचे जो दूसरा ये वाला गिवन है, ये वाला एक्सप्रेशन, नीचे इसको ऐसे अलाइन करके लिख लो कि सेम सेम वेरिएबल एक दूसरे के नीचे आ जाएं। यहाँ पर क्या है? 2b है ना, प्लस 2b, तो प्लस 2b को यहाँ पर लिख लो 8 के नीचे। यहाँ पर c है ना, प्लस c, तो प्लस c को यहाँ पर लिख लो, यानी यहाँ पर c के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा। कोफिशिएंट में मैंने आपको ये बात बताई कि जब कुछ भी ना हो तो वहाँ पर 1 होता है। आप लोग समझ गए मुझे या नहीं? आवाज़ दें। फिर 4a है, उसके साथ माइनस है, तो माइनस 4a यहाँ पर लिख लेंगे। अभी ये वही एक्सप्रेशन है, जस्ट उसकी पोजीशन चेंज कर दी ताकि हमारे पास क्वेश्चन अलाइन रहे, क्वेश्चन के जो टर्म है वो अलाइन रहे, वो हमें कंफ्यूज ना करे। अभी थर्ड वन को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर प्लस a है तो लिख लो a, फिर b वाला जो टर्म है वो है माइनस 3b, तो यहाँ पर लिख लो माइनस 3b। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर ये करेंगे कि c वाला आसानी के साथ लिख लेंगे 2c। बस ये आपको अरेंज फॉर्म में एक क्वेश्चन मिल गया। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कंफ्यूजिंग था, यहाँ पर मसले कर रहा था, जिसको हमने क्या किया देख लो। पहले ये वाला, अगर इसको डायरेक्टली मैंने आपको कहा, यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने आपको कहा कि अगर आप ऐसे ऐड करेंगे लीनियर यानी हॉरिजॉन्टल एडिशन करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपलेस्ट में तो हो जाएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में फिर मसले आएंगे। तो इस मसले से बचने के लिए हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लिया, अरेंज फॉर्म में, अलाइन कर लिया ताकि सेम वेरिएबल्स एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएं।
अच्छा, बस अब इनको सिंपली हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। हो रही है एडिशन, याद रखें, हो रही है एडिशन। हम क्या कर रहे हैं, इनको ऐड कर रहे हैं, इन सब को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 6 के साथ प्लस है, +6 -4a +1, इसको सिंप्लीफाई इस तरह कर लो, +6 -4 +1। यूँ अगर आप देखें यहाँ पर a के साथ 1 है लेकिन हमने लिखा नहीं, तो कोफिशिएंट को 8 कर लो, सिंपल सी बात है। तो इनको 8 कैसे करेंगे, पहले एडिशन करेंगे, ठीक है जी, सिंपल सी बात है, कंफ्यूज ना हो। +6 में से -4 मत निकालें, पहले 8 कर दें, +6 के साथ 1 को 8 कर लें, उसके रिजल्ट से 4 निकालें, +6 + 1 7 आ गया। यहाँ से हमने 4 निकाल लिया तो 3 आएगा। यहाँ पर लिख लेंगे 3a। इजी करके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या ऐसे नहीं सॉल्व करना तो ऐसे कर लो, 6 में से -4 कर दो, 6 से जब 4 चला जाएगा तो 2 आएगा, और 2 से 1 नहीं जा रहा, 2 से अगेन 1 ऐड हो रहा है, 6 - 4 2 हो गया, 6 - 4, यहाँ साइन माइनस है इसलिए प्लस इंटू माइनस माइनस करेंगे, 6 - 4 कर दिया तो 2 हो गया, और 2 + 1 कर दिया तो वो हमारे पास 3a आ गया। समझ गए आप लोग या नहीं? आवाज़ दें, काइंडली आवाज़ दें, कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। आप लोग समझ रहे हैं या मुझे या नहीं? आप लोग समझ रहे हैं तो काइंडली आवाज़ Yes, दें। sir. बाकी लोगों को कहीं Yes. पे कंफ्यूजन है, नईम भाई, यूनस भाई, ये रोहमा खान, वकास खान जदून, आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं आप मुझे। हाँ सर, क्लियर है। ओके जी, ओके ओके ओके। अभी देखें, अभी इसके साथ क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को देख लो, यहाँ पर 8 है, ठीक है ना, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर +2 है, यहाँ +8 +2 -3, पहले प्लस प्लस कर लो, 8 और 2 को 8 कर लो तो क्या आएगा, 8 और 2 10 आएगा, 10 में से 3 निकाल दो तो क्या आएगा, +7 आएगा, क्योंकि 10 के साथ प्लस का साइन है। अगर हम 10 - 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा +7, ठीक है ना। तो हमने +7 और b को एज इट इज़ उतार दें। अभी क्या करेंगे, -7 + 1 + 2, आसान है, -7 + 1 + 2, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इस चीज़ को ऐसे लिख लो, -7 +1 और +2 को ऐड कर लो तो क्या आएगा, +3 आएगा। अभी -7 + 3 से क्या आंसर आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 7 में से 3 निकाल दो, 4 आ गया। और बड़ी वैल्यू के साथ कौन सी वैल्यू है, कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा -7 + 1, इससे हमारे पास -7 + 1 से हमारे पास आएगा, ओके गलती हो गई मुझसे, ये Ctrl Z कर दें, इस चीज़ को समझ लें। देखिए, अगर हम यहाँ पर डी मास रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आंसर गलत आएगा। डी मास रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है, देखिए, -7 + 1 + 2, डायरेक्टली इस वाले सब्ट्रैक्शन पे ना, एडिशन पे ना आ जाएं, 2 + 1 हमारे पास 3 आएगा, तो -7 + 3 से -4 आएगा। लेकिन डी मास रूल के अकॉर्डिंग अगर हम करें, पहले यहाँ पर ये एडिशन हो रही है, तो -7 + 1 से हमारे पास क्या आएगा, -6 आएगा, +2, -6 + 2 से हमारे पास आंसर क्या आएगा, -4। एग्जैक्टली वही सेम आ रहा है यहाँ इस बुक में, और इस गाइड में गलत है, मैंने गाइड से देख लिया, ये गलत है। गाइड में लिखा है, नोट में एक बंदे ने सॉल्व किया है कि यहाँ पर -8c, जो कि गलत है, यहाँ पर आंसर आएगा -4c, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो हम क्या करेंगे,
सब्ट्रैक्शन करेंगे और बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगाएंगे। तो 7 में से 1 निकाल दिया, 6 आ गया। 7 में से जब 1 निकाल दिया तो 6 आ गया यहाँ से, और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो -6 आ गया। -6 + 2 अगर हमने किया, -6 + 2 माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, तो 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 आ गया, और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो -4c। कंफ्यूज ना हो, दूसरा क्वेश्चन करूँगा, समझ आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं जो मैंने समझा दिया, कहीं पे कंफ्यूजन तो नहीं? काइंडली एक्नॉलेज कर दें। अच्छा सर, एक बात पूछनी है, जो बड़े अदद के साथ साइन है जैसे प्लस माइनस, वही आंसर में भी नीचे उतरेगा? आप हमारी पहली क्लासेस में शायद नहीं थी। आप हमारी पहली क्लासेस में थी या नहीं? थी सर। कब से, मतलब कब से ज्वाइनिंग किया आपने? मुझे सही से याद नहीं। स्टार्ट से। ओके, स्टार्ट से। मैंने एक टेबल बनाया था आप लोगों के लिए, माइनस इंटू माइनस इससे आएगा प्लस, प्लस इंटू माइनस इससे आएगा माइनस, प्लस इंटू प्लस इससे आएगा प्लस, और फिर मैंने बात की थी माइनस इंटू प्लस जब आ जाए तो उससे माइनस आएगा। इस टेबल को देख ले। एडिशन के केस में ये होगा, फ़र्ज़ कर लो -6 + 2 हो रहा है, और आपको कह रहे हैं कि इनको सॉल्व कर दो। यहाँ पर पहले साइन देख लो, माइनस इंटू प्लस क्या आ रहा है? माइनस इंटू प्लस हमारे पास माइनस आ रहा है, तो यहाँ हम माइनस नहीं लिखेंगे। पहले क्या करेंगे? पहले हम प्लस इंटू माइनस का मतलब माइनस आ गया तो पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 6 में से 2 निकाल लो, 4 आ गया। अब बड़ी वैल्यू को फाइंड कर लो। बड़ी वैल्यू 6 है ना, 6 के साथ जो साइन है वो लगाएंगे, तो इसके साथ माइनस लगा लेंगे। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, -2 + 6। इसको कैसे करेंगे? देखो, माइनस इंटू प्लस क्या आ रहा है? माइनस इंटू प्लस माइनस आ रहा है। माइनस का अमल करेंगे, सब्ट्रैक्शन का अमल करेंगे। तो 6 में से 2 निकाल लिया, 4 आ गया। बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है? प्लस वाला, तो इस केस में हम प्लस लगाएंगे, या +4 या 4, ये वाला आंसर एज इट इज आएगा। अभी समझ गई आप या नहीं? अच्छा, दूसरा पॉइंट सुन ले। अच्छा क्वेश्चन था, दूसरा पॉइंट सुन ले। नईम भाई और बाकी जितने बंदे हैं, आप भी ये सुन ले। जी सर। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, -6 × +2, तब क्या आएगा? तब क्या आएगा? माइनस इंटू प्लस क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तब हम बड़ी छोटी को नहीं माइनस। देखेंगे, हम बड़ी छोटी को बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम माइनस लगाएंगे। 6 2s are 12। मल्टीप्लिकेशन के केस में हम बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू की टेंशन में नहीं पड़ेंगे, डायरेक्टली वो साइन लगाएंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ है, नहीं जो आ रहा है, जो यहाँ से आ रहा है। कंसिडर कर लो -4 × -2। इसको किसी ने कहा कि इसको मल्टीप्लाई कर दो भी आपस में। पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 2 क्या आएगा? 8 आएगा। माइनस इंटू माइनस क्या आ रहा है? माइनस इंटू माइनस प्लस आ रहा है, तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे। ये कब ऐसा करेंगे हम? जब मल्टीप्लिकेशन हो रही हो। मल्टीप्लिकेशन के केस में हम बड़ी और छोटी वैल्यू को नहीं देखेंगे, हम वो साइन लगाएंगे जो इस टेबल से आ रहा है। इस चीज़ को आपने समझ लिया या नहीं? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इस चीज़ को नहीं समझा तो आप मैथमेटिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल में अक्सर गलत होंगे। आपसे एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन और मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन, इवन डिवीजन का क्वेश्चन भी गलत होगा अगर आपने इस टेबल को सही से नहीं पढ़ा, सही से आपने नहीं समझा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में बड़ी और छोटी वैल्यू के साइन को नोट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में हम उस साइन को लिखेंगे जो यहाँ इस टेबल से आ रहा है, बाकी उसमें बड़ी और छोटी का कंसेप्ट नहीं है। समझ गए आप लोग या नहीं? ये एडिशन से निकले, एडिशन से निकले। अब हम करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर सब्ट्रैक्शन करके
समझते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? बहुत इजी है, सेम वही मेथड है, जस्ट एक पॉइंट आपने नोट करना है कि यहाँ पर क्या होगा। देखिए, मैं आपको एक एक्सप्रेशन देता हूँ अपनी तरफ से, बल्कि बुक से आपके सामने, ताकि आपको इजी हो। -ab एक एक्सप्रेशन है और दूसरा हमारे पास 3ab है, और हमें कहा कि यार इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। हॉरिजेंटल वर्टिकल के टेंशन में मत पड़ें, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसको हॉरिजेंटल यानी सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो। पेपर में आपसे ये नहीं पूछते, पेपर में आपको इस तरह का क्वेश्चन दे देते हैं कि यार इनको बस सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट से जो आंसर आता है मुझे आंसर चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? पहले ऊपर पहले वाला टर्म लिख लेंगे, पहला एक्सप्रेशन लिख लेंगे, उसके बाद नीचे दूसरा टर्म लिख लेंगे 3ab, इनको सब्ट्रैक्ट करना है हमने। अभी नोट करें यहाँ पर कौन सा साइन है? प्लस का, और हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो नीचे सब्ट्रैक्शन वाला साइन लगा लेंगे। अभी आपको ये टेबल यहाँ पर मैंने समझाया जो अभी यहाँ पर यूज़ होगा। माइनस इंटू माइनस क्या आ रहा है? माइनस इंटू Plus. माइनस हमारे पास प्लस आ रहा है। इस चीज़ को यहाँ पर लिख लो, प्लस लिख लेंगे, लेकिन प्लस पहले नहीं लिखेंगे। सुने, प्लस इसलिए नहीं लिखना कि पहले यहाँ से वैल्यू को देखते हैं कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। माइनस इंटू माइनस प्लस आ रहा है, तो हम प्रोसेस प्लस का करेंगे। हम किस चीज़ का प्रोसेस करेंगे? प्लस का करेंगे। तो 3 और 1 को ऐड कर दो, 4 आ गया। ए बी को एज इट इज़ लिख लो, 4ab, तो इसका आंसर आ गया। लेकिन हमने अभी साइन को सही करना है। माइनस इंटू माइनस प्लस आ रहा है, ठीक है, एडिशन हमने की। बड़ी वैल्यू कौन सी है? 3 है या 1 है? 3 है, और 3 के साथ साइन यहाँ पर क्या है? माइनस। इस वाले साइन को सब्ट्रैक्शन में कंसिडर करेंगे, सो हमने यहाँ पर माइनस लिख लिया। जब हम अच्छा दूसरा क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर ये बात समझ आ जाएगी, और भी समझ आ जाएगी ईजिली। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, 4x3 को सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम किस चीज़ से? 4x पावर 3 को, 4x पावर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो -9 x रेज़ टू पावर 3, इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, देखिए, पहले ये वाली वैल्यू ऊपर लिख लें, -9x, क्योंकि दूसरी वैल्यू से पहली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, तो ये पहले लिख लेंगे, -9x रेज़ टू पावर 3। अभी इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है इससे, तो हम लिख लेंगे 4x रेज़ टू पावर 3। अभी यहाँ पर लाइन लगा लो। यहाँ पर 4 के साथ कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। हम प्रोसेस कौन सा कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ से हटा दो। पहले हमने ये चीज़ें लिख ली, अभी हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, नीचे ये वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, ये साइंस माइनस में हो जाएंगे। अगर यहाँ पर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस था तो वो माइनस हो गया, और यहाँ पर अगर प्लस है तो वो माइनस में चला जाएगा। और वैसे भी हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं ना, माइनस कर रहे हैं। अच्छा, माइनस इंटू माइनस मैं बार बार लिखूंगा ताकि ये आपके जहन में बैठ जाए। माइनस इंटू माइनस प्लस आ रहा है, तो हम करेंगे एडिशन। मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है कि आप करेंगे एक काम, करवाएंगे आपसे दूसरा। हम कर रहे हैं -9x से 4x को सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर प्रोसेस करना होगा एडिशन का। तो माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, एडिशन हम करेंगे। 9 + 4 को अगर हम 8 कर दे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 13 आएगा, x रेज़ टू पावर 3। अभी माइनस इंटू माइनस प्लस एडिशन तो हमने की, बड़ी वैल्यू कौन सी है?
-9 है ना, 9 हमारे पास बड़ी वैल्यू है 4 के मुकाबले में, तो हम माइनस का साइन लगा लेंगे। तो -13x इसका आंसर आ गया। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया? बताएं, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया? ओके जी, ओके 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 ओके। कोई नया क्लास में आ रहा है? नहीं, लोअर योर हैंड्स प्लीज़। अच्छा ओके, अभी क्या करते हैं, अभी एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन मैं देता हूं, x स्क्वायर यानी x रेज़ टू पावर 3 माइनस 5y प्लस 2, इसमें से निकाल दो, माइनस कर दो ये वाला, बल्कि यहाँ लिख लो। इस वैल्यू से, इस एक्सप्रेशन से ये वाली एक्सप्रेशन आपने निकालनी है। कौन सी एक्सप्रेशन? आपने ये वाली एक्सप्रेशन निकालनी है। इस पेन के साथ लिख लेता हूँ। वो हमारे पास है -7x रेज़ टू द पावर 3 ना सॉरी स्क्वायर -7x पावर 2 प्लस 5y सॉरी -5y, यहाँ पर -5y है, क्वेश्चन में माइनस है, -5y -4। इस चीज़ से, इस एक्सप्रेशन से, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से आपने ये वाली एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करनी है। तो कैसे करेंगे? एनीवन प्लीज़, कैसे करेंगे? हम पहले ऊपर ये लिख लेंगे, -7x रेज़ टू पावर 3 -5y -4। इसके बाद ये नीचे लिख लेंगे एज इट इज़, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1 लिख लेंगे। फिर -5y है तो -5y के नीचे -5y एज इट इज़ लिख लिया। फिर +2 है, यहाँ पर -4 था, यहाँ +2 है, तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिख लेंगे। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। किसको समझ आ रहा है कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन? यहाँ ये पर +1x स्क्वायर है तो इसके साथ हम माइनस लगाएंगे, हाँ, फिर तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, जी तो 8x स्क्वायर अच्छा, बड़ी इसके वैल्यू के साथ क्या साथ हमारे करेंगे? पास अच्छा ओके, माइनस है, वो हो गया, ये टर्म हो गया। इसके साथ क्या करेंगे? माइनस 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 है तो ये प्लस करेंगे, माइनस हाँ माइनस प्लस हो जाएगा। ओके। अब फिर इसके साथ क्या करेंगे? वो तो इजी है, कांस्टेंट है, बस कर देंगे। देखिए, सब्ट्रैक्शन जब भी होती है आपने पहले यहाँ से साइन चेंज करने हैं। यहाँ इसके साथ प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा। अभी इजी हो गया या नहीं? ये पॉइंट मैंने आपको समझाना था। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली टर्म्स के साथ जो भी साइंस हों वो आपने उलट लिखने हैं। जब भी आपके सामने सब्ट्रैक्शन आ जाए, दूसरी जो नीचे वाली एक्सप्रेशन होती है उसके साइंस आपने उलट करने हैं। तो कैसे उलट कर किया? प्लस को माइनस किया, माइनस को प्लस किया, प्लस को माइनस किया। अभी सिंप्लीफाई कर दो, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस करेंगे। 7 + 1 8 एक्स स्क्वायर यहाँ से आ गया। ठीक है जी, बड़ी वैल्यू के साथ साइन को देख लो, क्या है? माइनस है तो माइनस लिख लिया। यहाँ पर माइनस है, ये वाला माइनस अब ख़त्म हो चुका है, ये प्लस बन चुका है। माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस हमारे पास माइनस आ रहा है। हमने क्या करना है? माइनस इंटू प्लस करके सब्ट्रैक्शन करनी है, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया। तो सब्ट्रैक्शन कर दो, 5 में से 5 निकाल दो, क्या आएगा?
0 y square. गलत, 0 भी गलत, वाई स्क्वायर भी गलत। हाँ 0 लिख सकते हैं, चलें कुछ भी 0। नहीं लिखेंगे, 0 ठीक है, क्योंकि पाइप से जब पाइप माइनस हो जाए तो कुछ भी नहीं आएगा, 0 है ना। इसको समझ लें, मैथमेटिक्स में हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ -5y है ना, यहाँ +5y है, तो ये एक दूसरे को ऐसे कर लेंगे, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, प्लस और माइनस कैंसल्स ईच अदर। मैथमेटिक्स में +5y -5y एक दूसरे का असर ख़त्म कर देंगे। हम यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, माइनस इंटू प्लस क्या आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन कर भी दें तो प्लस और माइनस ने एक दूसरे को कैंसिल कर, ये सेम वैल्यूज़ हैं, -5y +5y को कैंसिल कर देगा। कुछ भी मत लिखो, इसमें से कुछ भी मत लिखो, यहाँ इसको एज इट इज़ खाली छोड़ दो, क्योंकि इसने एक दूसरे को ख़त्म कर लिया। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, कांस्टेंट पर आ जाएं, प्लस इंटू माइनस प्लस, तो 4 और 2 को ऐड कर दे, 6 आ गया। बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -8x² -6। इन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाला आंसर आ गया। इज देयर एनीथिंग कंफ्यूजिंग यू, क्या कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है यहाँ पर? जिसको नहीं समझ आया वो काइंडली बता सकता है। आवाज़ दे, काइंडली आवाज़ दे। आज की क्लास में बस बात ख़त्म, काम ख़त्म, सारा इजी हो गया। हेलो, हेलो, एक क्वेश्चन और का है। इस पर एक दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूँ यार, कोई मसला नहीं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, 7a क्यूब नहीं स्क्वायर, 7a रेज़्ड टू द पावर 2 प्लस 5b रेज़्ड टू द पावर 2 प्लस 5b रेज़्ड टू द पावर 2 माइनस c स्क्वायर माइनस 3ab और साथ में c। ये पहला टर्म हो गया, इसमें से ये कर दो, नहीं, इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दो इस वाले एक्सप्रेशन से। यहाँ पर वो अलग कलर के साथ लिख रहा हूँ, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 6c, ओ स्क्वायर कहाँ पे लिख लिया, यहाँ पर लिख लेते हैं, 6c स्क्वायर माइनस 7 ABC। इस वाले एक्सप्रेशन से ये वाला एक्सप्रेशन निकालना है हमने। कैसे निकालेंगे, इजी है, देख लो। पहले ये वाला एक्सप्रेशन ऊपर लिख लो, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 6c स्क्वायर माइनस 7abc। इसके नीचे ये एज इट इज़ लिख लो, 7a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, माइनस c स्क्वायर, यहाँ भी c के साथ कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, और फिर हमारे पास है -3abc। अब इजी हो गया, देख लें। यहाँ पर ए से लाइन लगानी है,
थोड़ा सा नीचे करके लाइन लगाऊंगा ताकि आपको साइंस की समझ आ जाए। यहां तक सब कुछ समझ आ गया? आवाज दें, समझ आ गया आप सबको? काइंडली एक्नॉलेज कर दें। जी सर। जी सर। अच्छा ओके। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस। कैसे करेंगे? मैंने आपको कहा कि नीचे जितने भी साइंस हैं सब्ट्रैक्शन में उनको उल्टा लेके प्लस को हम माइनस कर लेंगे, इस वाले प्लस को माइनस कर लेंगे, इस वाले माइनस को प्लस कर लेंगे, इस वाले माइनस को प्लस कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन में ये वाला कमाल है। समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा अब कर दें, यहाँ पर प्लस है, ठीक है जी, लिखते नहीं हैं बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिख लिया। प्लस इंटू माइनस क्या आएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा। सब्ट्रैक्शन का अमल कर हम, माइनस। हाँ सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे तो 7 में से 4 निकाल दे, क्या आता है? 3a स्क्वायर। 7a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर निकाल दिया तो हमारे पास बच गया 3a स्क्वायर। क्लास ख़त्म हो गई? नहीं 15 मिनट हैं, मैं इसको जल्दी जल्दी करवाता हूँ ताकि ये क्लास तो कम से कम ख़त्म ना हो जाए। अच्छा 3a स्क्वायर हमारे पास आ गया, प्लस इंटू माइनस हमने किया, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है? बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। तो इससे हमारे पास -3a स्क्वायर आ गया। यहाँ पर देख ले, माइनस इंटू माइनस क्या आता है? प्लस आता है। तो 6b स्क्वायर एडिशन करेंगे, 5 + 1 6 आ गया और b स्क्वायर को एज इट इज़ लिख लें। 5b स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर से हमारे पास 6b स्क्वायर आ गया। अब बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन? माइनस का साइन है तो माइनस नीचे उतार लेंगे। यहाँ पर क्या होगा? प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, वैसे भी प्लस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस लिख दिया। 6 + 1 7c स्क्वायर जी। और माइनस इंटू प्लस -7c, यहाँ प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या आएगा? माइनस आएगा। तो इसमें से ये वाला निकाल दें तो 4abc। यूनुस भाई समझ रहे हैं आप? यस सर। ओके। अब बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है? माइनस है, यहाँ पर माइनस लिख लो। आंसर आ गया, आंसर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई बात नहीं समझ आई हो? क्लास 6 में से चैप्टर 6 ख़त्म हो गया। चैप्टर 6 के अंदर जो भी था, जितना भी था वो मैंने पढ़ा दिया। कोशिश की कि अच्छी तरह से पढ़ा सकूं ताकि आपको समझ आ जाए। कोई मुश्किल, कोई कंफ्यूजन? चैप्टर नंबर 6 में आपके सामने कोई मुश्किल, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे इसका मैंने कर दिया दी एंड। सर सिर्फ सब्ट्रैक्शन के केस में हम नीचे वाला साइन चेंज करेंगे। एग्जैक्टली, सब्ट्रैक्शन के केस में हम नीचे वाले साइंस चेंज करेंगे, अदरवाइज हम एडिशन करेंगे तो बस उसको सिंपली ऐड कर देंगे। आप लोगों को कोई और कंफ्यूजन हो? वैसे कल हम पढ़ेंगे लीनियर एक्सप्रेशंस के बारे में। लीनियर एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ तक क्लास 6 तक, सॉरी चैप्टर 6 तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, अगेन एंड अगेन आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बता सकते हैं। सबको समझ आ गया सब कुछ? हेलो एवरीवन। यस, ये यूनुस भाई टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या?
लीनियर एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस इसमें कल पढ़ लेंगे। आपको यही एडिशन सब्ट्रैक्शन इनके बीच में भी है। एक्सप्रेशंस हैं उनको लीनियर एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशंस हैं सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, यही कैलकुलेशंस होती रहेंगी मैथमेटिक्स में। इसको कल कर लेंगे, खैर टेंशन ना लें। अभी हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का टाइम पड़ा हुआ है क्योंकि इलेक्शन की ड्यूटी मेरी लगी है और मुझे पता है कि इलेक्शन कब होना है। अच्छा, किसी को कोई बात नहीं समझ आई हो, चले मैं, आपने जाना नहीं, मैं रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ। तो ये थी आज की हमारी 10वीं क्लास नंबर 10, चैप्टर 6 हमने कवर कर लिया। हम कल चैप्टर 7 यानी यूनिट 7 लीनियर एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह।